हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जो जितने समय देख रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग मस्ती कर रहे हैं अपनी केमिस्ट्री के साथ और आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने उम्मीद है IUPAC पूरा लगा लिया होगा और उसके क्वेश्चंस लगा लिए होंगे आप लोगों ने, और केमिकल बॉन्डिंग की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली सीट भी मैंने डाल दी थी, आपने वो भी सॉल्व कर ली होगी आई होप। अच्छा बेटा, आज हम लोग को चालू करना है, नया चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है। एक क्वेश्चन यूजली नीट में आ जाता है, टॉपिक है आइसोमेरिज्म। ओके, बात करते हैं सबसे पहले SW की। SW, अब एक्चुअली अब ऑनलाइन की क्लास है ये और कोई बच्चा तो यहाँ बैठता नहीं है, मैं भूल जाता हूँ SW क्या दिया था मैंने, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है मैंने SW क्या दिया था लास्ट क्लास में। SW क्या दिया था ऑनलाइन में, IUPAC के क्वेश्चन शायद सॉल्व करने को दिए थे, IUPAC के क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए थे और पीछे का कोई चैप्टर दिया नहीं था। अच्छा, आज का SW क्या है, चलिए एक बार फिर से करते हैं। आज का SW कुछ नहीं है, आज का SW ये है कि आपने IUPAC क्वेश्चन लगा लिए, डाउट क्लियर कर लिए, अच्छी बात है। आपको IUPAC के नोट्स अच्छे से रिवाइज करने। मैं उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन लगा लिए IUPAC के, अपने डाउट क्लियर कर लिए होंगे क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन में बना चुका हूं। आज का काम है IUPAC के नोट्स अच्छे से, पूरे नोट्स आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। ठीक है, और करंट टॉपिक में तो आइसोमेरिज्म आज हम पढ़ाएंगे और जितना आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे उतना पढ़कर आ जाना, उतना चुपचाप पढ़कर आ जाना, कोई खास काम नहीं है। ठीक है, तो आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे, दिन होगा संडे, तो संडे की शाम को आप ये वीडियो देखेंगे, अपना टॉपिक कवर कर लीजिएगा और मंडे को आने से पहले आपको ये काम करके आना है। ओके, चलिए हम चालू करते हैं अपना चैप्टर आइसोमेरिज्म। ओके, हटाते हैं इसको। आइसोमेरिज्म भले टॉपिक है। देखो बेटा, आइसोमेरिज्म क्या है मैं आपको बताऊं। बेटा देखो, आइसो का मतलब होता है इक्वल और मर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो, हम उन्हें कहते हैं आइसोमर और इस फिनोमिना को कहते हैं आइसोमेरिज्म। मैं लिखवा दूंगा, अभी देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको दूं C2H5OH और मैंने आपको दिया CH3OCH3। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों के पास दो दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, मतलब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी में बेटा जमीन आसमान का अंतर है। एथिल अल्कोहल में फोन कॉल वाला हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा जबकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अब भविष्य में पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल सोडियम से रिएक्शन करेगा, ईथर नहीं करेगा। अब आपने देखा एथिल अल्कोहल पिया जाता है लेकिन ईथर पिया नहीं जाता है। तो इनकी प्रॉपर्टी में ढेर सारे डिफरेंस हैं लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या है, सेम। यस बेटा, दो या दो से अधिक ऐसे मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो लेकिन प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो, ऐसे मॉलिक्यूल कहलाते हैं आइसोमर और ये फिनोमिना कहलाता है आइसोमेरिज्म। ओके, चलिए तो ये डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन लिखेंगे, लिखो बेटा, लिखो बेटा। 2 or more than 2 compounds
having same molecular formula but different properties, are called isomer, and the phenomena is called isomerism. ओके बेटा, तो दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो लेकिन प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो, हम उन्हें कहते हैं आइसोमर, और ये फिनोमिना कहलाता है आइसोमेरिज्म। राइट बेटा। अच्छा, अब ये जो आइसोमेरिज्म है ये ब्रॉडली दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अगर आपने ये लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। हटा रहा हूं बेटा मैं इसको, ठीक है, हटा रहा हूं। तो दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, उन्हें हम कहते हैं आइसोमर, और ये फिनोमिना कहलाता है आइसोमेरिज्म। राइट, देखिए बेटा, ये जो बेटा आइसोमेरिज्म है, ये आइसोमेरिज्म ब्रॉडली दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी बेटा स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होते हैं इनमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, जिसके कारण प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है, इसलिए इन्हें नाम दिया गया स्ट्रक्चरल आइसोमर। और जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं इसमें स्ट्रक्चर तो मॉलिक्यूल का सेम रहता है लेकिन ओरिएंटेशन बदल जाता है, और ओरिएंटेशन बदलने के कारण प्रॉपर्टी बदल जाती है, तो ऐसे आइसोमर कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इट arises due to difference in structure of molecule। इसीलिए तो इसका नाम क्या पड़ा है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। It arises due to difference in structure of molecule, hence IUPAC name changes। जो भी बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं उनमें प्रॉपर्टी में डिफरेंस स्ट्रक्चर बदलने के कारण आता है। जब भी बेटा स्ट्रक्चर बदलेगा हमेशा ध्यान रखना IUPAC नाम भी बदल जाएगा। राइट, जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म पिक्चर में कैसे आती है? इट arises due to difference in orientation of group/atom। It arises due to difference in orientation of group/atom, hence IUPAC name remains same। Hence IUPAC name remain same। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। स्ट्रक्चरल में
स्ट्रक्चर बदल जाता है, इसलिए प्रॉपर्टी बदल जाती है। स्टीरियो में स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ ओरिएंटेशन बदलेगा, कभी ऊपर की तरफ है कभी नीचे की तरफ हो गया। स्ट्रक्चर बदलेगा तो IUPAC बदलेगा, स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा तो IUPAC भी नहीं बदलेगा। ये सबसे बड़ी पहचान होती है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स की। अगर दो लोगों की IUPAC नाम अलग अलग हैं तो डंके की चोट पर हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, और अगर दो लोगों की IUPAC नाम सेम है और प्रॉपर्टी अलग अलग है तो उन्हें हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमर। क्लियर बेटा? सुनना बेटा, ये जो स्टीरियो आइसोमर है, ये जो स्टीरियो आइसोमर है, ये हम लोग 3 प्रकार के पढ़ते हैं। बेटा लोग कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कन्फर्मेशनल आइसोमर, जिन्हें हम लोग रोटामर के नाम से भी जानते हैं NCERT में। चलो अभी लिख लेते हैं, रोटामर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा बेटा है, और दूसरा बेटा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और तीसरा बेटा है ऑप्टिकल आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर में हमें 3 पढ़ने हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ना है और ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ना है। जबकि स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमें क्या क्या पढ़ना है? 1 2 3 4 5। स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमें पढ़ना है चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर और टॉटोमर। ओके बेटा, तो ये आपका पूरा चैप्टर है आइसोमेरिज्म। मैं अपने छात्रों को सबसे पहले पढ़ाता हूं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जहां पर प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगा ओरिएंटेशन बदलने के कारण। स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, IUPAC पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट? 3 प्रकार के हैं, कन्फर्मेशनल, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। आइए मैं अपने बच्चों को सबसे पहले पढ़ाऊंगा कन्फर्मेशनल। अक्सर किताबों में पहले आपको मिलेगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फिर मिलेगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैं पहले पढ़ाता हूं स्टीरियो, फिर पढ़ाता हूं स्ट्रक्चरल। ठीक है? तो आइए मैं चालू करता हूं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। हटा देता हूं इसको। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ेंगे पहला कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखिए बेटा, जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, यहां पर ओरिएंटेशन हम बदलते हैं सिंपली बाय रोटेशन। हियर ओरिएंटेशन चेंजेस सिंपली बाय रोटेशन, सिंपली बाय रोटेशन। Here orientation changes simply by rotation around single ball. Around single ball. मतलब जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन के कारण आता है। ओके, और सिंगल बॉन्ड कहां प्रेजेंट होता है? एल्केन में। इसीलिए कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म यूजली किसमें पाई जाती है?
एल्केन्स में पाई जाती है एक्सेप्ट मीथेन, एक्सेप्ट मीथेन। सारे एल्केन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे एक्सेप्ट मीथेन। ओके, तो कोई आपसे कहे फ्री रोटेशन के कारण कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। फ्री रोटेशन किसके कारण होता है? सिंगल बॉन्ड के कारण। सिंगल बॉन्ड कहां होता है? एल्केन्स में होता है, राइट। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एल्केन्स शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर्स, टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर्स आर इनफाइनाइट। ध्यान रखना बेटा, अगर आपसे किसी मॉलिक्यूल के टोटल कन्फर्मर पूछे जाएं तो आप इनफाइनाइट बताओगे। तुम लोग सोच रहे होगे सर हम लोगों ने तो कन्फर्मर 3 पढ़े हैं, एक्लिप्स, स्टैगर्ड और गॉच। बेटा ये 3 तो आपने नेम वाइज पढ़े हैं, अगर नंबर वाइज निकालोगे तो ये इनफाइनाइट होते हैं। क्यों? सुनना, एक्लिप्स एक होता है, ठीक है, स्टैगर्ड एक होता है, लेकिन जो गॉच होते हैं ना बेटा वो इनफाइनाइट होते हैं, और इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ोगे आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। तो टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर्स आर इनफाइनाइट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, दीज कन्फर्मर्स आर rapidly interconvertible, these conformers are rapidly interconvertible due to little एनर्जी डिफरेंस। ब्रैकेट में लिखेंगे 1 to 20 किलोजूल पर मोल। हेंस दे नेवर बी सेपरेटेड। हेंस दे नेवर बी सेपरेटेड। सुनो बेटा, देखो बेटा, सबसे पहले मैं अपने सभी छात्रों को ये बताना चाहूंगा कि इस साल हमारे पास 6 महीने हैं, और एंट्री वाले को भी ये बात मालूम है कि बच्चों को सिर्फ 6 मंथ मिले। आप सभी लोग जानते हैं 2021 का पेपर 2020 के जितना सरल तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं आना है। पेपर मेनली एनसीईआरटी से आएगा और 10-15% बाहर से आ सकता है, इसलिए हमने नोट्स अपने चेंज किए हैं फॉर द सेशन 2021 ओनली। हमने नोट्स को कुछ शॉर्टकट किया है, कुछ चीजों को हमने हटाया है, जबरदस्ती चीजों को, तो उनकी कोई जरूरत आपको नहीं है, इसीलिए आपको नए नोट्स बनाने हैं। मैं अपने नोट्स के 50-60 पन्ने क्या करूंगा? कम करूंगा, ताकि आपके ऊपर लोड ना पड़े और आप चीजों को बार बार रिवाइज कर सकें। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। कोई बच्चा ये ना कहे कि सर आपने लास्ट ईयर तो ऐसे पढ़ाया था, ये मत कहिएगा हमसे, ठीक है। हमने चेंज किया है, वरना यहां तक पहुंचने में अभी अपन को आधा घंटा लग जाता, ठीक है ना। अच्छा सुनना बेटा, ये जो कन्फर्मर्स होते हैं ना, एक्लिप्स, स्टैगर्ड, गॉच, ये एक दूसरे में इतनी तेजी से इंटर कन्वर्ट होते हैं कि हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। क्यों एक दूसरे में तेजी से इंटर कन्वर्ट होते हैं? क्योंकि इनका जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, 1 to 20 किलोजूल पर मोल, और इससे ज्यादा एनर्जी तो हमारे वातावरण में होती है। भाई वातावरण में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और इस टेम्परेचर पर भी अच्छी खासी एनर्जी होती है। तो जो इनके इंटर कन्वर्जन के लिए जिस एनर्जी की जरूरत है, उससे ज्यादा एनर्जी तो एयर में उपस्थित है, तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये एक दूसरे में रैपिडली इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। इसीलिए हम कन्फर्मर्स को सेपरेट नहीं कर सकते। ध्यान रखना बेटा, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। ये आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि डिफरेंट कन्फर्मर्स में एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, 1 to 20 किलोजूल पर।
क्लियर बेटा, इसलिए हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, राइट। अब जैसे कि मैंने बताया कि एल्केन्स में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगी, क्योंकि यहां पर सिंगल बॉन्ड होंगे, और सिंगल बॉन्ड अगर होंगे तो रोटेशन कैसा होगा, फ्री रोटेशन होगा, राइट। अच्छा, हेयर ओरिएंटेशन चेंजेस सिंपली बाय, चाहो तो फ्री लगा लो, फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड लगा लेना, फ्री। अब सुनना बेटा, अब एल्केन में इथेन भी होगा, ब्यूटेन भी होगा, हेक्सेन भी होगा, तो कोई भी एल्केन ले लो, इनके डिफरेंट कन्फर्मर के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो यही होगा, 1 से 20 के बीच में ही वेरी करेगा। जैसे इथेन ले लो, इथेन में एक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच का डिफरेंस 1 to 12.5 किलो जूल पर मोल होता है, इसी के बीच में आ गया। आप ब्यूटेन ले लोगे तो 1 to 20 के बीच में ही वैल्यू आएगी। तो ये हमने जो वैल्यू बताई है ये ओवरऑल वैल्यू हमने आपको बताई। कोई भी एल्केन ले लोगे उसका एनर्जी डिफरेंस जो होगा इसी वैल्यू के बीच में वेरी करेगा। ओके, आइए वन बाय वन हम लोग कुछ देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल देखेंगे इथेन में, ठीक है, किसमें देखेंगे, इथेन। पहला एग्जाम्पल, पेन कॉपी अब आपको बंद करनी पड़ेगी, अब आपको हमें देखना पड़ेगा। इथेन, देखिए इथेन क्या होता है, इथेन इज C2H6 और हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। ओके भाई, देखिए आप इसका IUPAC नाम करेंगे 1 2। ओके, अच्छा भाई, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसके अराउंड रोटेशन कैसा होगा, फ्री। तो जब आप इसके अराउंड इसको घुमाओगे तो डिफरेंट टाइप्स के कन्फर्मर हमको मिलेंगे, और प्रत्येक कार्बन पर आप देखो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, प्रत्येक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए। अच्छा, ध्यान देना बेटा, देखिए ये कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण दे ऑल आर टेट्राहेड्रल, एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। हमारा जो बोर्ड है और आपकी जो कॉपी होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। बेटा बोलो क्या होती है, 2 डायमेंशनल। अब 3 डायमेंशनल चित्र को 2 डायमेंशनल कॉपी पर हमें बनाना है, तो कैसे बनाया जाए, इसके आपके पास 2 रास्ते हैं, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन और दूसरा सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। 3 डायमेंशनल sp3 टेट्राहेड्रल फार्मूले को 2 डायमेंशनल बोर्ड पर कैसे ड्रॉ करें, इसके हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन और दूसरा सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। ओके, आइए हम आपको दिखाएं। इधर देखो सब लोग इधर देखेंगे बेटा, देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है, सामने देखेंगे। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या करता है, एक कार्बन को बिंदी से डिनोट करता है, बिंदी से, और दूसरे कार्बन को उसके चारों तरफ सर्किल बनाकर डिनोट करता है। ठीक, अच्छा भाई आराम से, ये जो खाली जगह है इस बात का ये इंडिकेशन है कि बिंदी और सर्किल के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, राइट। अब देखना, बिंदी से 3 हाइड्रोजन लगे हुए, कितने लगे, 3 हाइड्रोजन। अच्छा भाई, अब सुनना, सर्किल से भी 3 हाइड्रोजन लगे। सुनना, अगर सर्किल के हाइड्रोजन ऐसे लगे हों कि बिंदी वाले हाइड्रोजन के पीछे सर्किल वाला हाइड्रोजन छिप जाए, ये देखो, अब हम भूत तो है नहीं कि इसके पीछे जाकर आपको दिखा दे, तो सटा के बनाने का मतलब होता है कि उसी के पीछे ये छिप गया है, इस वाले H के पीछे ये वाला H छिप जाए और इस वाले H के पीछे ये वाला H छिप जाए। तो आप देखिए बेटा, एक मान लो ये फ्रंट कार्बन है, फर्स्ट वाला, नंबर डाल देते हैं, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला। फर्स्ट वाले का H ऐसे लगा है और सेकंड वाले का H जस्ट इसके पीछे लगा। तो आप जब सामने से देखोगे तो पहली वाली 4 फिंगर ने पीछे वाली 4 फिंगर को छिपा लिया। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आगे वाली 4 फिंगर ने पीछे वाली 4 फिंगर पे ग्रहण लगा दिया
और ग्रहण को अंग्रेजी में कहते हैं इक्लिप्स। तो सच टाइप ऑफ कन्फर्मर्स आर कॉल्ड एक्लिप्स कन्फर्मर, जहां पर एक कार्बन के ग्रुपों ने दूसरे कार्बन के ग्रुपों को छिपा लिया। सच टाइप ऑफ कन्फर्मर आर कॉल्ड एक्लिप्स कन्फर्मर। बेटा बोलो इसको क्या कहते हैं? एक्लिप्स कन्फर्मर कहते हैं। बेटा बोलो क्या कहते हैं? एक्लिप्स कन्फर्मर कहते हैं। ओके बेटा ध्यान रखिएगा। आप लोग देखिए, फर्स्ट कार्बन को मान लो बिंदी से कर दिया, सेकंड कार्बन को सर्किल से कर दिया। 3 H लगे हैं, फर्स्ट कार्बन से बिंदी से जोड़ दिए। 3 H लगे हैं सेकंड कार्बन से, हमने सर्किल से जोड़ दिए। अब आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन ने पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को छिपा लिया, उस पर ग्रहण लगा दिया। सच टाइप ऑफ कन्फर्मर आर कॉल्ड एक्लिप्स कन्फर्मर्स। ओके आराम सुनना। आप 1 बोल दो सर्किल को, 2 बोल दो बिंदी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। एक सर्किल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। अच्छा भाई, अब अगर इस सर्किल को हम 3 भागों में डिवाइड कर दें तो ये प्रत्येक एंगल कितने का आएगा? 120 का आएगा। अच्छा सुनना बेटा, सोचो। पेन ऐसे है, इस लाइन के ऊपर ये पेन चढ़ा हुआ है। अगर इस पेन को, आपको शायद दिखाई ना पड़ रहा हो, मैं ऐसे पकड़ लेता हूं, ठीक है। अगर मैं इस पेन को 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये इन दोनों लकीरों के बीच में निकल आएगा। ओके, और अगर 60 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो इस लकीर के ऊपर ये चढ़ जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा भाई, आप समझना, जरा समझना। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, रेयर कार्बन या C2 इज रोटेटेड 60 डिग्री क्लॉकवाइज। मैंने क्या किया, पहले वाले कार्बन को कस के पकड़ लिया, ये पहला वाला था, इसको मैंने कस के पकड़ लिया और पीछे वाले को 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया। तो जब आपने पहले वाले को पकड़ लिया तो पहले वाले की ओरिएंटेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखो, पहले वाले के ओरिएंटेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। अब तुमने क्या किया, तुमने पीछे वाले को 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया। सोचो, ये जो येलो वाला H है, जो व्हाइट वाले H के पीछे छुपा हुआ है, जब 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो यहां बीच में निकल आएगा। ये छुपा हुआ H यहां बीच में निकल आएगा और ये छुपा हुआ H यहां बीच में निकल आएगा। तो अगर आप देखें, H H और H, आप देख सकते हैं यहां पर एक कार्बन के ग्रुप ने दूसरे कार्बन के ग्रुप को छुपा लिया, जबकि यहां पर देखिए एक कार्बन के ग्रुप के जस्ट अपोजिट है दूसरे कार्बन के ग्रुप। इसे कहते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मर। बेटा बोलो क्या कहते हैं? स्टैगर्ड कन्फर्मर। कहने का मतलब क्या, ध्यान दो बेटा। अगर ये सिचुएशन आपके सामने है, मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूं आपको, एक के पीछे दूसरा छुपा हुआ, दिस इज एक्लिप्स, और एक के अपोजिट दूसरा, दिस इज स्टैगर्ड। ओके बेटा, तो छुपा हुआ, ऐसे देखो, छुपा हुआ दैट इज एक्लिप्स, अपोजिट दैट इज स्टैगर्ड। राइट बेटा? अच्छा सुनना बेटा, सोचो, अगर मैं C2 को फर्दर 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं तो ये वाला इस पे चढ़ जाएगा, ये वाला इसके पीछे छुप जाएगा और ये वाला उसके पीछे छुप जाएगा। वापस से क्या प्राप्त हो जाएगा? एक्लिप्स कन्फर्मर। अर्थात यहां से हमारे बच्चे देख रहे हैं कि इथेन कन्फर्मर में प्रत्येक 60 डिग्री घुमाने पर एक्लिप्स चेंजेस टू स्टैगर्ड एंड स्टैगर्ड चेंजेस टू एक्लिप्स। मैं इसको लिखवाऊंगा थोड़ी देर बाद। राइट बेटा? 60 डिग्री घुमाओगे तो एक्लिप्स बदल रहा है स्टैगर्ड में और स्टैगर्ड बदल रहा है एक्लिप्स में। ओके, अच्छा सुनना, यहां पे पहले हम ट्रिक बताया करते थे, फिर वो ट्रिक लोगों ने चुरा ली।
तो मैंने ट्रिक बताना बंद कर दिया क्योंकि वो ट्रिक इतनी अच्छी थी ही नहीं। ठीक है, मेरे बच्चे ऐसे समझ सकते हैं 60 डिग्री घुमाएंगे तो एक्लिप्स बदलेगा स्टैगर्ड में, स्टैगर्ड बदलेगा एक्लिप्स में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब सुनना मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मैं लिखने का समय आपको दूंगा, सुनना। यहां पर मैं बच्चों को दो बातें बताना चाहूंगा। क्या 60 डिग्री घुमाया तो सीधे ये बन गया, और इसको 60 घुमाया सीधे वो बन गया। सोचो ना, 0 से 60 के बीच में आप बहुत तरीके से C2 कार्बन को घुमा सकते थे। आप 1 डिग्री घुमा देते, ना ये बनता ना वो बनता, कुछ तीसरा बनता। 10 डिग्री घुमाते, ना ये बनता ना वो बनता, कोई तीसरा बनता। 50 डिग्री घुमाते, ना ये बनता ना वो बनता, कोई तीसरा बनता। 59 डिग्री घुमाते, ना ये बनता ना वो बनता, कोई तीसरा बनता। 59.1 डिग्री घुमाते, ना ये बनता ना वो बनता, कोई तीसरा बनता। कहने का मतलब 0 से 60 के बीच में हम इनफाइनाइट एंगल से इस कार्बन को घुमा सकते थे, और रास्ते में इनफाइनाइट नंबर के डिफरेंट कन्फर्मर बना सकते थे जो ना स्टैगर्ड होते ना एक्लिप्स होते। उन्हीं इनफाइनाइट कन्फर्मर्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं गॉच कन्फर्मर और स्क्यू कन्फर्मर। राइट बेटा? तो ध्यान रखिएगा बेटा, एक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में यहां पर जो इनफाइनाइट नंबर्स आपको प्राप्त होते हैं इन्हें हम कहते हैं गॉच और स्क्यू कन्फर्मर। बिटवीन 0 डिग्री टू 60 डिग्री, 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर हमको प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं गॉच और स्क्यू कन्फर्मर बिटवीन 0 टू 60 डिग्री। तो अब बताओ, नेम वाइज तो 3 है, एक्लिप्स, गॉच, स्टैगर्ड, पर नंबर वाइज कितने हैं? 1 प्लस इनफाइनाइट प्लस 1 इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, बनाइए। इथेन और इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन। दिस इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, बिंदी और सर्किल बनाने को हम कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, अच्छा भाई, अब एक लास्ट बात हम लोग पूछ लेते हैं, इसी को देख के बना लिया हो तो। बताए बेटा, बताने इसमें तो 3 डायमेंशनल इथेन मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल कॉपी पर कैसे बनाएं? आपके पास है न्यूमैन प्रोजेक्शन, बिंदी और सर्किल। पहले कार्बन के ग्रुप ने दूसरे कार्बन के ग्रुप को छुपा लिया तो एक्लिप्स कहोगे, और अगर उसके अपोजिट हो गया तो स्टैगर्ड कहोगे, और बीच में जो इनफाइनाइट नंबर्स बनते हैं उन्हें गॉच कहते हैं। अच्छा, यहां पर बड़े पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक्लिप्स में ये जो डिफरेंस है ये 0 डिग्री का है, और स्टैगर्ड में ये जो डिफरेंस है ये 60 डिग्री का है। दिस इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। दिस इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। एक्लिप्स में डाइहेड्रल एंगल होता है 0 डिग्री और स्टैगर्ड में डाइहेड्रल एंगल होता है 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा भाई, सवाल आ सकता है। आप लोगों ने देखा कि इथेन के केस में प्रत्येक 60 डिग्री घुमाने पर एक्लिप्स चेंजेस टू स्टैगर्ड एंड स्टैगर्ड चेंजेस टू एक्लिप्स।
एक्लिप्स का डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री है और स्टैगर्ड का डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन। अच्छा, हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ा, एक रिप्रेजेंटेशन और होता है जिसे हम कहते हैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। आइए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, हटा रहा हूं इसे। ठीक है, देखिए, तो ये कन्फर्मर आपने बनाने सीखे, न्यूमैन प्रोजेक्शन और 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। देखिए, दूसरा बेटा है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। हॉर्स प्रोजेक्शन, देखिए बेटा, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? देखिए, न्यूमैन में आपने एक कार्बन को बिंदी से दिखाया, दूसरे कार्बन को सर्किल से दिखाया। 100 हॉर्स में क्या करते हैं? हम जिस जिस कार्बन के बीच में रोटेट कर रहे हैं, हम उसको एक तिरछी लाइन से डिनोट करते हैं। एक मान लिया फर्स्ट कार्बन, फ्रंट कार्बन, दूसरा मान लिया रेयर कार्बन। अब देखना, इससे भी 3 H लगे हुए, ठीक, और इससे भी 3 H लगे हुए। Such type of representation is called 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। देखिए, आपके मेडिकल में सवाल आएंगे, आपको इस प्रकार से चित्र बनाकर दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे बताइए ये कौन सा है, एक्लिप्स या स्टैगर। कुछ मत करना, इधर देखो, ये तिरछी लाइन है, तिरछी लाइन, एक कार्बन, ये एक कार्बन। कुछ मत करना, क्या करना, एक कार्बन को यहीं पर फिक्स कर देना, फिक्स, और दूसरे कार्बन को हाइपोथेटिकल हवा में उसके सामने लाने का प्रयास करना। आपको दिखाई पड़ जाएगा कि एक्लिप्स होगा या स्टैगर्ड होगा। देखिए, इसको फिक्स रखो ऐसे। जब इसको आप इसके सामने लाने का प्रयास करोगे, फील करो, फील, आपको दिखेगा इस H के पीछे ये छिप गया, इस H के पीछे ये छिप गया, और इस H के पीछे ये छिप गया। मतलब ये कौन सा कन्फर्मर हमने बना दिया है? दिस इज एक्लिप्स कन्फर्मर। बेटा बोलो, कौन सा कन्फर्मर है? एक्लिप्स कन्फर्मर। सिमिलरली आप ये देखो, हम ऐसे बना दें, ये बनाते हैं। अगेन देखिए, मैंने आपसे पूछा बताइए क्या, टेंशन मत लो, इसको यहीं पे चिपका रहने दो और इसको इसके सामने लेकर आओ, आपको फीलिंग आएगी इसके अगेंस्ट ये जा रहा है, इसके अगेंस्ट ये जा रहा है, और इसके अगेंस्ट ये जा रहा है। मतलब ये कौन सा कन्फर्मर हो गया? दिस इज स्टैगर्ड कन्फर्मर। तो सच टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। एक के पीछे दूसरा छुपा हुआ एक्लिप्स और एक के अगेंस्ट दूसरा तो स्टैगर्ड। एक्लिप्स का डाइहेड्रल एंगल, इसके बीच का एंगल 0 डिग्री था, लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे जो डाइहेड्रल एंगल था वो 60 डिग्री था। अगर आप इसके और इसके बीच का एंगल फील कर पाए तो ये 60 डिग्री होगा। आप जरा इसको ऐसे उठा के लाइए तो ये ऐसा है और ये ऐसा है, एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा, और यही आपका है डाइहेड्रल एंगल। ओके, अच्छा भाई, आप लोगों ने कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म देखा। हम लोग सिंपली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड कार्बन्स को रोटेट करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फर्मर्स बना लेते हैं। चूंकि ये कन्फर्मर सिंपली रोटेशन के कारण बन जाते हैं, इन्हें हम लोग रोटामर के नाम से भी जानते हैं। नेम वाइज ये 3 होते हैं, एक्लिप्स, एक के पीछे दूसरा छुपा हुआ, स्टैगर्ड, एक के अगेंस्ट दूसरा, और इनके बीच वाले गॉज। नंबर वाइज ये इनफाइनाइट होते हैं। अच्छा भाई, ये सब हो गया। अब हम लोग कुछ और बात करेंगे। देखिए बेटा,
एक शब्द होता है, जहाँ इसको हटाना चाहेंगे, जरूरत नहीं इसकी। देखिए हम लोग बात करेंगे टॉर्सिनल स्ट्रेन। टॉर्सिनल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और आपको मालूम है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। ठीक है, देखिए व्हाट इज टॉर्सिनल स्ट्रेन? नथिंग, इधर देखिए, कुछ नहीं, एक के पीछे दूसरा एक्लिप्स और एक के अगेंस्ट दूसरा स्टैगर। देखिए एक सीधी सी बात है, यहां पर ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। अच्छा भाई, कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। अच्छा भाई, अब आप खुद देखिए, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड पेयर यहां पे रखे हुए हैं और यहां पर भी बॉन्ड पेयर रखे हुए हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनों के बीच का दूरी बहुत कम है। जब दूरी बहुत कम तो रिपल्सन बहुत ज्यादा, और बेटा जहां पर रिपल्सन लगता है वहां की एनर्जी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी घट जाती है, और इसी रिपल्सन को हम लोग कहते हैं टॉर्सिनल स्ट्रेन। तो व्हाट इज टॉर्सिनल स्ट्रेन? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज कॉल्ड टॉर्सिनल स्ट्रेन। बहुत ही सिंपल भाषा में ऐसे समझाया जाता है, समझाने को और भी समझा सकते हैं, जरूरत नहीं। तो एक्लिप्स में टॉर्सिनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा, कोई दूरी बहुत कम, रिपल्सन बहुत ज्यादा, एनर्जी बहुत ज्यादा, स्टेबिलिटी बहुत कम। तो यहां से ये क्लियर होता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा स्टैगर्ड, सबसे कम स्टेबल होगा एक्लिप्स, और गॉच होगा उनके बीच में। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टैगर्ड में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ गई, रिपल्सन कम हो गया, टॉर्सिनल स्ट्रेन कम हो गया, एनर्जी कम हो गई, स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। और जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग को एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। अभी अभी मैंने आधे घंटे पहले आपको बताया था कि कन्फर्मर्स में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो 1 से 20 किलो जूल के बीच में वेरी करता है। ईथेन के केस में स्टैगर्ड और एक्लिप्स का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो 12.5 किलो जूल पर मोल होता है। बेटा बोलो कितना होता है? 12.5 किलो जूल पर मोल। इस प्रकार से आप लोगों ने पहला एग्जाम्पल ईथेन के डिफरेंट कन्फर्मर बनाने सीखे, न्यूमैन प्रोजेक्शन भी बनाने सीखे, सोहर्स प्रोजेक्शन भी बनाने सीखे, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको समझ में आया, डाइहेड्रल एंगल आपको समझ में आया। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं सारे एल्केन कन्फर्मर बनाएंगे एक्सेप्ट मीथेन। ईथेन का पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल ब्यूटेन का। हटाने जा रहा हूं इसको। देखिए दूसरा है नॉर्मल ब्यूटेन। जैसा कि आप लोगों ने आईयूपीएसी में ही देखा होगा, नॉर्मल का मतलब होता है अनब्रांच्ड। अनब्रांच मतलब जहां पर कोई ब्रांचिंग ना हो। देखो सिर्फ देखो, व्हाट इज दिस? दिस इज ईथेन। दिस इज ईथेन। मैंने क्या किया? ईथेन के 2 H हटाए, एक ये एक ये, और इन 2 H के स्थान पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। तो आप देख सकते हैं आपका नॉर्मल ब्यूटेन बन गया। जब आप आईयूपीएसी करेंगे तो कोई भी कार्बन चेन के बाहर छूटेगा नहीं, कोई भी ब्रांचिंग निकलेगी नहीं। सो दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। अच्छा सुनना बेटा,
देखिए बेटा, सिंगल बॉन्ड तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में भी है, यहां पर भी रोटेशन फ्री होगा, तो इनके अराउंड भी कन्फर्मर्स बनेंगे, एक्लिप्स, स्टैगर्ड, गॉच। इसके अराउंड भी रोटेशन फ्री होगा, यहां पर भी कन्फर्मर बनेंगे, एक्लिप्स, स्टैगर्ड, गॉच। इसके अराउंड भी रोटेशन फ्री होगा, यहां पर भी कन्फर्मर बनेंगे, सबके अराउंड बनेंगे। हर सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होगा और डिफरेंट टाइप्स के कन्फर्मर बनेंगे। देखिए, हम लोगों के मेडिकल और आईआईटी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो C2 और C3 कार्बन के अराउंड पूछे गए, इसलिए हम जो भी न्यूमैन या सोहर्स प्रोजेक्शन बनाएंगे वो C2 और C3 कार्बन के अराउंड बनाएंगे। ठीक है, आओ बनाए। सुनना, ईथेन में प्रत्येक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन थे। यहां पर देखें, जिसके जिसके बीच में आपको रोटेट करना है उनके पास 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है। मतलब ईथेन में 3 H थे, यहां पर क्या हुआ, 2 H है और एक मिथाइल ग्रुप है। आओ इनके न्यूमैन प्रोजेक्शन हम लोग बनाए। देखो सामने देखो बेटा, ये देखो, एक हो गया C2 जिनसे एक CH3 लगा है, 2 H लगे, ये मान लो C2 हो गया। और सिंगल बॉन्ड C3 पर 2 CH3 लगे हैं, 2 H लगे हैं, ये मान लो हो गया C3। अगर ध्यान से देखिए, मेरे बच्चे समझ गए होंगे, इस CH3 के पीछे वाला CH3 छिप गया, इस H के पीछे ये H छिप गया और इस H के पीछे येलो वाला H छिप गया। तो फ्रंट कार्बन के ग्रुपों ने रेयर कार्बन के ग्रुपों को छुपा दिया, उन पे ग्रहण लगा दिया। सच टाइप ऑफ कन्फर्मर आर कॉल्ड एक्लिप्स कन्फर्मर। बेटा बोलो क्या कहते हैं, एक्लिप्स कन्फर्मर। अच्छा भाई, अब हमने क्या किया, C3 is 60 डिग्री clockwise rotated। ध्यान से सब लोग देखेंगे, प्लीज पेन कॉपी बंद करिए। हमने C3 को क्लॉकवाइज 60 डिग्री घुमाया, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि C2 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका ओरिएंटेशन टच से मस भी नहीं किया, एज इट इज पड़ा रहा। अच्छा, C3 को जब 60 डिग्री घुमाओगे तो येलो वाला CH3 जो इसके पीछे छिपा हुआ है 60 डिग्री घुमाने पर बीच में निकल आएगा। ये वाला H जो इसके पीछे छुपा हुआ है 60 डिग्री घुमाने पर यहां बीच में आ जाएगा और ये वाला H यहां पर बीच में आ जाएगा। देखिए क्या हुआ, एक CH3 यहां आ गया, एक H यहां आ गया और एक H यहां आ गया। अब अगर मैं अपने बच्चों से पूछूं, बेटा ये कौन सा कन्फर्मर मैंने बनाया है, तो मेरे बच्चे कहेंगे सर स्टैगर्ड बनाया है। गलत। स्टैगर्ड का मतलब होता है अपोजिट। जब सेम ग्रुप के अपोजिट सेम ग्रुप, तुम्हें यहां पर अपोजिट तो दिखाई पड़ रहा है, क्या मिथाइल के अपोजिट मिथाइल है? नहीं, इसलिए ये स्टैगर्ड नहीं हो सकता। एक्लिप्स ये हो नहीं सकता, स्टैगर्ड तुम हो नहीं, तो ये क्या होगा? गॉच। ध्यान रखिए, स्टैगर्ड शब्द तब इस्तेमाल करते हैं जब सेम के अपोजिट सेम ग्रुप हो। अब तुम लोग सोचोगे सर ईथेन में 60 डिग्री घुमाने पर तो स्टैगर्ड बन गया था। बेटा वहां स्टैगर्ड इसलिए बन गया था, और आप ध्यान दें, क्योंकि वहां पर ये भी H था और ये भी H था। आप देखो, अगर ये मिथाइल की जगह पर H होते तो ये स्टैगर्ड होता। हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्मल ब्यूटेन, जहां पर
H नहीं है, जहां पर ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। ये मिथाइल ग्रुप है बेटा, इसलिए आप इसको स्टैगर्ड नहीं बोल सकते हैं, गॉच बोलेंगे। ठीक है, ये आपका दूसरा कार्बन है, ये आपका तीसरा कार्बन। हमने क्या किया, हमने फिर से C3H 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेटेड। ठीक है, हमने C3 को फिर से 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। देखिए क्या हुआ, C2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C2 बेटा वैसा ही रहेगा। ये देखो C2 पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा CH3 था वैसा ही रहेगा। अब जरा देखिए, जब आपने C2 को 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो, ये CH3 जो बीच में निकला हुआ है 60 डिग्री घुमाने पर H के पीछे जाके छिप जाएगा। ये देखो, ये वाला H इसके पीछे जाके छुप जाएगा और ये वाला H उसके पीछे जाकर छुप जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे समझ गए होंगे ये कौन सा कन्फर्मर बन गया है। ये एक्लिप्स कन्फर्मर बन गया है। बेटा बोलो कौन सा कन्फर्मर है, एक्लिप्स कन्फर्मर है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे एक्लिप्स ये भी है, एक्लिप्स वो भी है, तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर है, अंतर है। एक बात बताओ, अगर मैं 4 फिंगर के पीछे 4 फिंगर को हाइड करूं, छिपाऊं, तो पीछे वाली 4 फिंगर बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड फुल्ली एक्लिप्स कन्फर्मर। लेकिन अगर मैं लिटिल फिंगर के पीछे 4 फिंगर को छुपाऊं, तो पीछे वाली 4 फिंगर थोड़ी बहुत छुप जाएगी और थोड़ी बहुत दिखाई पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड पार्शियली एक्लिप्स कन्फर्मर। अगर बेटा सेम ग्रुप ने सेम ग्रुप को छुपाया है, तो दिस इज कॉल्ड फुल्ली एक्लिप्स कन्फर्मर। और अगर सेम ग्रुप ने डिफरेंट ग्रुप को छुपाया है, तो दिस इज कॉल्ड पार्शियली एक्लिप्स कन्फर्मर। ओके, तो फुल्ली एक्लिप्स बदला गॉच में, गॉच बदला पार्शियली एक्लिप्स में। आप सिर्फ इतना लिखिए, सिर्फ इतना, और ये हेडिंग डालिए बस। अभी ये मत बनाइएगा, एक बार और घुमाना है, जल्दी से उतना बनाइए। आप बना लिया वो? मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऐसे करके ऊपर बना रहा हूं, आप राइट में बनाइए या नीचे बनाइए। ठीक है, देखिए अगेन क्या कर रहा हूं, C3 is 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेटेड। ठीक है, देखिए चलो देखेंगे बेटा। देखिए क्या हुआ बेटा, C2 पर अगेन कोई फर्क नहीं पड़ा, C2 पर अगेन कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखिए, अब जरा देखना, जब C3 को आपने फिर से 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो छुपा हुआ CH3 यहां बीच में आ गए और छुपे हुए H यहां बीच में आ गए। हां, आपने बना लिया है स्टैगर्ड कन्फर्मर। ध्यान रखना बेटा, हम इथेन के केस में स्टैगर्ड को स्टैगर्ड बोलते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में हम एंटी स्टैगर्ड बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आप देखिए कि आपने 180 डिग्री का रोटेशन दिखाया है, फुल्ली एक्लिप्स, गॉच, पार्शली एक्लिप्स और एंटी स्टैगर्ड बन गया। आप जानते बेटा, हम इसके आगे क्यों नहीं जा रहे? जाओ ना, फर्दर 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे, CH3 पीछे जाके छुप जाएंगे, आपको मिलेगी पार्शली एक्लिप्स।
फर्दर 60 डिग्री घुमाओगे CH3 यहां पर निकल आएगा, आपको मिलेगा गॉज, और फर्दर 60 डिग्री घुमाओगे आपको मिलेगा फुल्ली एक्लिप्स। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा जब नॉर्मल ब्यूटेन के डिफरेंट कन्फर्मर बनाते हैं तो नेम वाइज 4 मिलते हैं, फुल्ली एक्लिप्स, सेम के पीछे सेम छुपा हुआ, पार्सली एक्लिप्स, सेम के पीछे डिफरेंट छुपा हुआ, एंटी स्टैगर, सेम के अपोजिट सेम, और गॉज जो इन तीनों में से कुछ ना हो हम उसे कहेंगे गॉज। तो नेम वाइज यहां पे 4 मिल रहे हैं, लेकिन बेटा नंबर वाइज अगर पूछा जाए तो यहां पर भी लगाओगे इनफाइनाइट। तुम लोग ये मत सोचना कि सर यहां पर तो गॉज एक ही मिल रहा, नहीं बेटा, 0 से 60 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर्स बनेंगे हम उन्हें भी कलेक्टिवली क्या कहेंगे, गॉज। ओके, बात करते हैं डाइहेड्रल एंगल की, हम समय देंगे तब आप लिखिएगा। डाइहेड्रल एंगल की बात करें, आप देख सकते हैं 0 डिग्री, ये 60 डिग्री, एक 120 डिग्री और 180 डिग्री। ओके बेटा, तो इस प्रकार से हमारे छात्रों ने नॉर्मल ब्यूटेन के डिफरेंट कन्फर्मर्स को बनाया। आपको 1 मिनट दे रहे हैं, आप बना लीजिए। 1 मिनट दे रहे हैं, बनाइए। हेलो, ओमेगा ऑनलाइन, हाँ, करें, चलिए लिख लिया होगा, अगर ना लिख पाए तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आइए देखो बेटा, ये आपने नॉर्मल ब्यूटेन को घुमा घुमा के खूब सारा पढ़ा। सबसे पहले मैं अपने बच्चों से पूछूंगा कि आपके एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, ये देखिएगा। अब इसको मैं हटाता हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहला सवाल जो आपके मेडिकल में देखो ऐसे आता है, आपको एक चित्र बनाकर दे दिया गया, मान लो ये दे दिया गया, समझना मेरी बात। ये C2 ये C3। सबसे पहला सवाल आपके मेडिकल में आएगा, बताइए ये कन्फर्मर हमने कौन सा बनाया है। ऑफ कोर्स एक के पीछे दूसरा छुपा हुआ नहीं तो एक्लिप्स नहीं हो सकता, सेम की अपोजिट सेम नहीं तो स्टैगर्ड नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा हो गया, गॉज। सबसे पहला सवाल आपके मेडिकल में ये आएगा, चित्र बनकर आएगा, आपसे पूछेंगे कौन सा कन्फर्मर है। पहला सवाल। सवाल नंबर 2 सुनो। सवाल नंबर 2 क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, बताइए भाई, इफ C3 इज रोटेटेड 120 डिग्री क्लॉकवाइज, तो बताइए यहां पर क्या बनेगा। ये सवाल आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए
C3 को आपने 120 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, सबको मत देखा करो, मिथाइल को पकड़ लिया करो बस। देखना ये मिथाइल है, 60 घुमाओगे तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा और फिर 60 घुमाओगे तो यहां बीच में निकल आएगा। तो जब ये CH3 यहां पहुंचेगा तो अगेन देखिए, ना ये एक्लिप्स होगा ना ये स्टैगर्ड होगा, अगेन ये क्या बन जाएगा, गॉज। सबको मत पकड़ा करो, मिथाइल को पकड़ा करो। मतलब सवाल बना दिया, सवाल बना दिया। C3 is रोटेटेड, समझना, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। सवाल ये आ गया, बताओ यहां पर क्या होगा। फिर देखना, C3 घुमाया, C2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना 60 घुमाया, इसके ऊपर चढ़ गया, बन जाता फुल्ली एक्लिप्स। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया भाई है? देखना बेटा, 60 घुमाते तो इसके ऊपर चढ़ जाता, बन जाता फुल्ली एक्लिप्स। फिर से 60 घुमाते तो यहां निकल आता। इन सबको भूल जाइएगा, आप C3 को घुमा रहे हैं, ठीक है, आप C3 को घुमा रहे हैं तो C3 वाले दूसरे ग्रुपों को भूल जाइएगा। देखना 60 घुमाते इसके ऊपर चढ़ जाता, बन जाता फुल्ली एक्लिप्स। फिर 60 घुमाते यहां पे निकल आता, बन जाता गॉज। और फिर 60 घुमाते तो इसके पीछे छुप जाता, बन जाता पार्शियली एक्लिप्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके मेडिकल में आते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसको नहीं घुमाया गया उसको एज इट इज रखिए, और जिसको घुमाया जा रहा है उसके बल्कि वाले ग्रुप को पकड़ लिया करिए और दूसरे वाले ग्रुपों को भूल जाया करिए। ये लगे ही नहीं है, मान लिया। अब देखो, बोलो 60 फुल्ली एक्लिप्स, हम पूरा घुमाएंगे। 60 फुल्ली एक्लिप्स, फिर 60 गॉज, फिर 60 पार्शली एक्लिप्स, फिर 60 एंटी स्टैगर्ड, फिर 60 बोलो पार्शली एक्लिप्स, फिर 60 बोलो गॉज, फिर 60 बोलो फुल्ली एक्लिप्स। तो इस प्रकार से घुमाते रहिए, डिफरेंट टाइप्स के कन्फर्मर बनाते रहिए। गॉट इट बेटा? चलिए, तो ये आपका खत्म होता है नॉर्मल ब्यूटेन। अब हम अपने छात्रों को नॉर्मल ब्यूटेन के सोहर्स प्रोजेक्शन भी बनाकर दिखाएं। अभी बनाए थे न्यूमेन, हेडिंग डालने की जरूरत तो अब है नहीं, ठीक है, 1-2 बनाकर दिखा दे रहे हैं। आप बताइए, देखिए आपने क्या पढ़ा है, मुझे सिर्फ इतना देख के बताओ, तुम्हारे अंदर दम है तो सिर्फ इतना देख के बताओ, ये क्या कभी नहीं हो सकता, सिर्फ इतना देख के बताओ। तो इतना देख के बताने से ये गारंटी है कि ये फुल्ली एक्लिप्स या पार्शली एक्लिप्स कभी नहीं हो सकता। क्यों? आप जब इसको सामने लेकर आओगे तो इसके अपोजिट वो जा रहा है, इसके अपोजिट ये जा रहा है, और इसके अपोजिट ये जा रहा है। कोई किसी के पीछे छिप नहीं रहा, इसलिए ये फुल्ली एक्लिप्स या पार्शली एक्लिप्स तो हो ही नहीं सकता। या तो ये एंटी स्टैगर्ड होगा या फिर ये गॉज होगा। क्या होगा डिपेंड करेगा आपने ग्रुप कैसे लगाए हैं। जैसे देखिए, ये C2 कार्बन है और ये C3। ध्यान रखिएगा, हमने C2 C3 के अराउंड ही घुमाया है। ये देखिए, अब जैसे ही देखा आप समझ गए सेम ग्रुप के अगेंस्ट सेम ग्रुप है, गारंटी है बेटा ये एंटी स्टैगर्ड होगा। बिल्कुल सही जवाब बेटा, बोलो क्या होगा, ये एंटी स्टैगर्ड होगा। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए मैं कोई कन्फर्मर ये बना देता, देखें दम है, बता पाओगे कि नहीं? मुझे बस इतना बता दो देखकर, ये क्या कभी नहीं हो सकता। तो आप देखिए, डंडों के पीछे डंडे छुपे हुए हैं, मतलब ये या तो फुल्ली एक्लिप्स होगा या फिर पार्शली एक्लिप्स होगा। ना तो ये एंटी स्टैगर्ड हो सकता और ना ही ये गॉज हो सकता। अब ये क्या है, फुल्ली एक्लिप्स है या पार्शली एक्लिप्स है, ये डिपेंड करेगा आपने किसके पीछे क्या छुपाया है।
यस, आप देख सकते हैं ये हमने सेम के पीछे सेम छुपाया है। सो दिस इज ए फुल्ली एक्लिप्स कन्फर्मर। बेटा बताओ कौन सा कन्फर्मर हो गया? फुल्ली एक्लिप्स कन्फर्मर ये हो जाएगा, राइट। और इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज कॉल्ड सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। ओके, बना लीजिए आप इसको। हेलो भैया, मैं क्लास में हूं, बाद में बात करिए, क्लास में हूं। ओके, तो आप ऐसे गॉच बना सकते हैं, ऐसे ही आप पार्सली एक्लिप्स बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। दिस इज सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, राइट। एक बिंदी को वहीं पे रखो, दूसरी को उठा के सामने लाओ, आपको दिखाई पड़ जाएगा ये कौन सा है। अच्छा, अब लास्ट बात हम लोग कर लेते हैं अबाउट स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखिए फिर वही बात, एंटी स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, गॉच उसके बीच में आएगा, फिर आएगा एक्लिप्स। आप समझना, एक्लिप्स भी दो प्रकार के हैं, फुल्ली एक्लिप्स सेम के पीछे सेम छुपा हुआ, और पार्सली एक्लिप्स सेम के पीछे डिफरेंट छुपा हुआ। तो यहां पर जो फुल्ली एक्लिप्स होगा, यहां पे रिपल्सन ज्यादा फील होगा और यहां पे रिपल्सन कम फील होगा। इसलिए पार्सली एक्लिप्स ज्यादा स्टेबल होता है और फुल्ली एक्लिप्स लेस स्टेबल होता है। दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। अच्छा, अब सब लोग देखेंगे, इधर देखिए, ये देखिए सब। देखिए आपने इथेन पढ़ा हो या आपने नॉर्मल ब्यूटेन पढ़ा हो, आपने हर बार देखा कि एंटी स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी गॉच से ज्यादा है। परंतु एक स्थान ऐसा भी है जहां पर गॉच का स्टेबिलिटी एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा हो जाता है, और वो स्थान है अगर गॉच कन्फर्मर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, चिलेशन आ जाए, तो गॉच का स्टेबिलिटी एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा हो जाता है। यही है अगला नोट, लिखेंगे। इफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बोले तो चिलेशन, इफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन गॉच कन्फर्मर, then it become more stable than anti-staggered conformer. Then it become more stable than anti-staggered conformer. ओके, जैसे आप देखो, आप जरा देखो सब लोग बहुत ही आराम से। ये आपका इथेन था जिसके पास 6 हाइड्रोजन थे ओवरऑल, और इथेन से ही मैंने नॉर्मल ब्यूटेन बनाकर दिखाया। मैं क्या करता हूं, मैंने वही काम किया, 2 H हटाए और यहां पर 2 ग्रुप लगा दिए, X और Y। सुनना, मान लीजिए X और Y के बीच में चिलेशन की पॉसिबिलिटी है। आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, यहां पर OH, यहां पर OH, तो यहां पर चिलेशन हो जाएगा। ये OH हो, ये फ्लोरीन हो तो चिलेशन हो जाएगा, ये OH हो, ये NH2 हो तो चिलेशन हो जाएगा। मतलब X और Y कुछ ऐसा ले लो जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सके। किनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सके, ये केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, अब देखना, तो इसके रिगार्डिंग हम आपको 2 बनाकर दिखा रहे हैं। सब इधर देखो,
प्लीज पेन कॉपी बंद कर दो और वह नजरें रखो सामने। एक ये बनाया और एक ये बनाया। देखिए एक्स एच एच वाई एच एच एक्स एच एच वाई एच एच। इन दोनों कन्फर्मर को देख के कोई भी बच्चा बता सकता है, इतनी देर से पढ़ रहे हो, इन दोनों में कोई भी फुल्ली एक्लिप्स या पार्शली एक्लिप्स नहीं है। अब ये क्या है देखो, सेम के अगेंस्ट सेम नहीं है तो एंटी स्टैगर नहीं होगा, तो ये क्या होगा, गॉज। और यहां पर देखिए सेम के अगेंस्ट सेम है तो आप इसे एंटी स्टैगर्ड बोल सकते हो। अब देखना, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में चिलेशन की पॉसिबिलिटी थी, गॉज कन्फर्मर में ये दोनों काफी नजदीक हैं तो इनके बीच में चिलेशन हो गया, और अगर चिलेशन हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो यहां पर देखिए गॉज कन्फर्मर में चिलेशन के कारण उसकी स्टेबिलिटी एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा हो जाती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, आपके नीट में आ चुका है। एक्स और वाई कुछ भी ऐसा ले लीजिए जिनके बीच में चिलेशन हो सके, उस सूरत में गॉज का स्टेबिलिटी एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा हो जाता है। एंटी स्टैगर्ड में एक्स और वाई के बीच में चिलेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, एक आपका हिंदुस्तान में है, दूसरा आपका पाकिस्तान में। ओके, सो दिस इज अबाउट द नॉर्मल ब्यूटेन और इसके डिफरेंट कन्फर्मर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, डाईहेड्रल एंगल और ये एक्सेप्शनल केस। ओके, एक्स और वाई कुछ भी ले सकते हो, एक्स और वाई कुछ भी ले लो, OH ले लो, NH2 ले लो, फ्लोरीन ले लो, एक्स और वाई कुछ भी ले सकते हो जहां पर चिलेशन की पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, आइए बेटा, इस प्रकार से हमारे छात्रों ने ईथेन और नॉर्मल ब्यूटेन के बारे में हमसे पढ़ा। ठीक है, अब मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूं। ओके, देखिए बेटा, राइट बेटा, चलिए, जब ये सब बेटा खत्म हो जाता है, जब ये सब बेटा खत्म हो जाता है तो तीसरा एग्जाम्पल कन्फर्मर को समझाने के लिए मैं क्या लेता हूं, मैं हटा दूं इसको, अगर लिख लिया आप लोगों ने तो। ओके, आइए, हमारे छात्र पढ़ रहे थे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म which is due to free rotation around single bond, hence present in alkane except methane. कन्फर्मर को सेपरेट नहीं कर सकते हैं ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस 1 to 20 किलोजूल पर मोल। टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर्स आर इनफाइनाइट। 3 डायमेंशनल फार्मूले को 2 डायमेंशनल कॉपी पर बनाने के हमारे पास 2 रास्ते हैं, बिंदी और सर्किल, न्यूमन प्रोजेक्शन और तिरछी लाइन 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। स्टेबिलिटी ऑर्डर स्टैगर्ड, गॉज, एक्लिप्स। एक्लिप्स में पार्शली की स्टेबिलिटी ज्यादा, फुल्ली की स्टेबिलिटी कम। क्या गॉज की स्टेबिलिटी एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा हो सकती है? हो सकती है अगर गॉज में चिलेशन की पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, अच्छा, तीसरा एग्जांपल जो मैं कन्फर्मर्स को पढ़ाने के लिए लेता हूं दैट इज साइक्लोहेक्सेन। देखिए, साइक्लोहेक्सेन, पहले कॉपी बंद कर दीजिए। अभी अभी आपने IUPAC पढ़ा है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ठीक, सुने बेटा, देखिए बेटा, हम लोग जो साइक्लोहेक्सेन का इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना देते हैं, दिस इज प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब है इसके ऑल द 6 कार्बन्स आर इन द सेम प्लेन।
जबकि आप अगर ध्यान से सोचें तो प्रत्येक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, मतलब ये तो टेट्राहेड्रल होगा, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्लेनर नहीं नॉन प्लेनर होती है। तो हम लोग जो साइक्लोहेक्सेन को ऐसे बना देते हैं, ये इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। और आपको जान के ताज्जुब होगा बेटा कि हम लोग हमेशा साइक्लोहेक्सेन को ऐसे ही बनाते हैं, एंड इट इज टोटली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। साइक्लोहेक्सेन का एक भी मॉलिक्यूल इस अरेंजमेंट में नहीं होगा। वो तो हम लोग जल्दीबाजी में अपने समय को बचाने के चक्कर में साइक्लोहेक्सेन को ऐसे बना देते हैं। अदरवाइज साइक्लोहेक्सेन का एक भी मॉलिक्यूल इस तरीके से नहीं होगा। ये टोटली अनस्टेबल क्यों है, तो वो सुनिए, सुनना बेटा। एक आप हाशिए पे लिख लीजिएगा, किसी रिंग के अंदर का जो एंगल होता है उसे निकालने का फार्मूला होता है n-2 अपॉन n इंटू 180। ये एंगल कौन सा है, रिंग के अंदर का एंगल। यहां पे n आप कार्बनों की संख्या भी बोल सकते हैं, और यहां पर n आप बॉन्डों की संख्या भी बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये फार्मूले तभी एप्लीकेबल होते हैं जब रिंग को आप क्या माने, प्लेनर माने। क्या माने, प्लेनर। अब देखो जरा, अगर मैं यहां पर ये एंगल निकालूं तो यहां पर आप n की जगह क्या रखोगे, 6 माइनस 2 अपॉन 6 इंटू 180, 6 3 80। यहां पे ये एंगल आएगा 120 डिग्री। आप देखिए, जब साइक्लोहेक्सेन को आपने प्लेनर माना तो इसका जो एंगल आया वो 120 डिग्री आया, जबकि आप अच्छे से जानते हो these carbons are sp3, so regular angle must be 109.5 degree and they must be tetrahedral non-planar। मतलब इसका एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री, और यहां पर एंगल कितना है, 120 डिग्री। यस, आपने इस मॉलिक्यूल को एक रेगुलर एंगल से डेविएट कर दिया, कुछ ज्यादा ही डेविएट कर दिया। आपको मैं बताना चाहूंगा, रेगुलर एंगल से जो डेविएशन होता है, उस डेविएशन के कारण उस मॉलिक्यूल में एक स्ट्रेन डेवलप होता है, एक झटपटाहट डेवलप होती है। इस झटपटाहट को हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन। क्या कहते हैं, एंगल स्ट्रेन। यस, दिस मॉलिक्यूल इज टोटली अनस्टेबल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। एंड व्हाट इज एंगल स्ट्रेन? व्हाट इज एंगल स्ट्रेन? डेविएशन of angle from regular angle। ये देखिए, तो ये मॉलिक्यूल टोटली अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपने प्लेनर माना है, और प्लेनर मानने पर ये अपने रेगुलर एंगल से डेविएट हो गया, और इसी डेविएशन के कारण एक स्ट्रेन डेवलप होता है, एक झटपटाहट डेवलप होती है, जिसे हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन। इसलिए आप लोग साइक्लोहेक्सेन का ये जो स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये टोटली बेटा अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। व्हाट इज एंगल स्ट्रेन? डेविएशन फ्रॉम रेगुलर एंगल इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। इस एंगल स्ट्रेन को खत्म करने के लिए, इस एंगल स्ट्रेन को खत्म करने के लिए ये साइक्लोहेक्सेन क्या करता है, इट एडॉप्टेड नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। It adopted non-planar structure to free from
एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन से फ्री होने के लिए ये प्लेनर साइक्लोहेक्सेन क्या करता है, ये प्लेनर से नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर्स एडॉप्ट करता है और इस प्रकार से हमें ये बात करो ओके और इस प्रकार से हमें साइक्लोहेक्सेन के नेम वाइज 4 कन्फर्मर प्राप्त होते हैं। चेयर कन्फर्मर, ट्विस्ट बोट कन्फर्मर, बोट कन्फर्मर एंड हाफ चेयर कन्फर्मर। प्लेनर से एंगल स्ट्रेन खत्म करने के लिए ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर्स को एडॉप्ट करता है और 4 हमारे पास नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हैं, चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट एंड हाफ चेयर कन्फर्मर। ओके, आइए हम इनको पढ़ा देते हैं। ये आप नोट करिए, इनके स्ट्रक्चर बताने हैं हमको नीचे बस। ओके, लिखिए आप इसको। बताऊं? ओके, तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग साइक्लोहेक्सेन का ये जो स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर का एंगल आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं 120 डिग्री आएगा। क्योंकि sp3 का रेगुलर एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री, तो रेगुलर एंगल से डेविएशन शो हो रहा है, मतलब इसके अंदर एंगल स्ट्रेन है और इस एंगल स्ट्रेन के कारण ये मॉलिक्यूल टोटली अनस्टेबल है। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए प्लेनर स्ट्रक्चर को छोड़कर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर एडॉप्ट करता है विच आर फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन एंड देयर आर 4 नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, चेयर कन्फर्मर, ट्विस्ट बोट, बोट एंड हाफ चेयर कन्फर्मर। अब सुना बेटा, हटा रहे हैं। देखिए चेयर कन्फर्मर कैसा होता है, इसी के नीचे बनाइएगा। चेयर कन्फर्मर समथिंग लाइक चेयर, ये देखिए दिस इज चेयर कन्फर्मर। और आपको जान के खुशी होगी ये एंगल स्ट्रेन से फ्री हो गया है, मतलब ये जो एंगल होंगे ये रेगुलर एंगल होंगे 109.5 डिग्री। चेयर कन्फर्मर। पहले बोट बनाएंगे हम लोग। चलो इधर देखिए, बोट कन्फर्मर देखेंगे। बोट के आकार का होगा, दिस इज बोट कन्फर्मर। यहां पर भी सारे एंगल रेगुलर होंगे, ध्यान रखिएगा ये सारे एंगल रेगुलर होंगे 109.5 डिग्री। ओके बेटा, अच्छा सुनना बेटा, ये जो बोट कन्फर्मर होता है इसमें एक छोटी सी बदतमीजी है, जरा वो देखिएगा। देखिए बेटा, बोट कन्फर्मर में इसमें कोई शक नहीं है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। देखना हर कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन। अच्छा भाई, ये देखो बेटा, पहले के 2 हाइड्रोजन और चौथे के 2 हाइड्रोजन। ठीक, देखना बोट कन्फर्मर में क्या होता है, पहला वाला कार्बन और चौथा वाला कार्बन जो होता है एक दूसरे के पीछे आ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो बोट कन्फर्मर है ये एक्लिप्स कन्फर्मर को डिनोट करता है, एक के पीछे चौथा वाला आ गया। आप ऐसे देखो, ये देखो, एक के पीछे चौथा वाला आ गया, एक्लिप्स कन्फर्मर है। जबकि जो चेयर कन्फर्मर होता है
ये कहीं ना कहीं स्टैगर्ड कन्फर्मर को डिनोट करता है। अच्छा, अब बोर्ड कन्फर्मर एक्लिप्स कन्फर्मर है, तो पहले और चौथे कार्बन इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनके ये जो हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन, इनकी जो डिस्टेंस है वो काफी कम हो जाती है, और काफी कम डिस्टेंस हो जाने के कारण इन हाइड्रोजनों में लगने लगता है रिपल्सन। इसी रिपल्सन को कहते हैं फ्लैग पोल रिपल्सन। यस, और इन हाइड्रोजनों को कहते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन, और इस रिपल्सन को कहते हैं फ्लैग पोल रिपल्सन। तो ये जो बेटा बोर्ड कन्फर्मर होता है, ये चेयर कन्फर्मर से लेस स्टेबल दो कारणों से होता है। एक कारण तो है इसका एक्लिप्स नेचर, और दूसरा कारण है फ्लैग पोल रिपल्सन। सुन ले बेटा, अब एक्लिप्स नेचर को तो ये नहीं बदल सकता, लेकिन ये अपनी फ्लैग पोल रिपल्सन से जरूर निजात पा सकता है। कैसे ये निजात पाएगा, कैसे ये छुटकारा पाएगा, आओ सामने देखते हैं। सोचो, अगर मैं इस बोर्ड कन्फर्मर को मरोड़ दूं, फील करो, मरोड़ दूं, ट्विस्ट कर दूं, समझना, आधे हिस्से को कस के पकड़ लिया, हिलने नहीं दिया, और दूसरे आधे को मरोड़ दिया। जब मरोड़ोगे, दिमाग लगाओ बे, तो 3 वाला कार्बन ऊपर जाएगा और 5 वाला नीचे आएगा। जब 5 वाला नीचे आएगा तो चौथा वाला पीछे हटेगा, और जब चौथा वाला पीछे हटेगा तो इनके बीच की दूरी बढ़ गई। जब दूरी बढ़ गई तो रिपल्सन क्या हो गया, कम हो गया या खत्म हो गया। यस, फिर सुनिएगा, फ्लैग पोल रिपल्सन से छुटकारा पाने के लिए ये बोर्ड कन्फर्मर को ट्विस्ट बोट में बदल जाता है। 3 वाला ऊपर जाएगा, 5 वाला नीचे आएगा, तो चौथा वाला ऑटोमेटिक पीछे की तरफ हटेगा, इनके बीच की दूरी बढ़ेगी, रिपल्शन खत्म हो जाएगा, फ्लैग पोल रिपल्सन खत्म हो जाएगा। यस, बनने वाले इस कन्फर्मर को कहते हैं ट्विस्ट बोट कन्फर्मर। ये देखिए, सामने देखो, ये पहला कार्बन है, ओके, ये दूसरा है, ओके, ये देखो तीसरा चला गया ऊपर, ये चौथा, ये देखो 5वां, और ये देखो 6वां। आप खुद देख सकते हैं, जब आपने इसको मरोड़ा तो इनके हाइड्रोजनों के बीच की दूरी बढ़ गई, और जब हाइड्रोजनों के बीच की दूरी बढ़ गई तो इनका रिपल्सन जो है वो खत्म हो गया। इसे हम लोग कहते हैं ट्विस्ट बोट कन्फर्मर। इट इज फ्री फ्रॉम नो फ्लैग पोल रिपल्सन। So twist boat conformer is more stable than boat conformer. लास्ट है बेटा हाफ चेयर। अरे भाई, आधी कुर्सी, हुजूर आधी कुर्सी, दिस इज कॉल्ड हाफ चेयर कन्फर्मर। ओके, हाफ चेयर कन्फर्मर लास्ट में आता है। तो दिस इज द एक्चुअली स्टेबिलिटी ऑर्डर, दिस इज एक्चुअली स्टेबिलिटी ऑर्डर। Okay, this is actually stability order. क्या हो गया बेटा? अच्छा, 3 नहीं बेटा, 1। अच्छा, कितने को अंकित पकड़ ले रहा है भाई? ये 2 होना चाहिए। अंकित ने बता दिया भाई, थैंक यू बोल देते हैं अंकित को। ये 2 है, ठीक है अभी, चलो अच्छी बात है। सो दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। अंकित यार, कहीं तुम केमिस्ट्री पढ़ाना चालू कर दो, है अच्छी बात है, 1 साल पढ़ लो, पक्का पढ़ा लूंगे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो देखिए बेटा, तो यहां पे हम अपने बच्चों को ट्रिक देते हैं, CT बजी है, ये बोल दो, या फिर आप ये बोल दो सट्टेबाजी। सट्टेबाजी चलती है ना, तो सट्टेबाजी या सीटी बजी है, कुछ भी ट्रिक बोल सकते हो। सी चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोट हाफ चेयर, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। फिर देखो, सट्टेबाजी
बाजी ये बोल दो, या सीटी बजी है ये बोल दो, जो चाहो वो बोल सकते हो। ओके बेटा, दिस इज अबाउट द डिफरेंट कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, राइट। अच्छा बेटा, जब बेटा मैं साइक्लोहेक्सेन अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, जब मैं साइक्लोहेक्सेन अपने छात्रों को पढ़ाता हूं, तो यहां पर मैंने आपको एंगल स्ट्रेन के बारे में पढ़ाया। व्हाट इज एंगल स्ट्रेन? डेविएशन फ्रॉम रेगुलर एंगल इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। तो जब भी मैं एंगल स्ट्रेन के बारे में यहां पढ़ाता हूं, तो मैं यहीं पर लगे हाथ बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी भी समझाना चाहूंगा। ओके, आपने ये लिख लिया होगा। ओके, हटा रहा हूं मैं इसको। इस प्रकार से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म खत्म होता है। हमने इथेन में पढ़ा, हमने नॉर्मल ब्यूटेन में पढ़ा, और हमने साइक्लोहेक्सेन में पढ़ा। ध्यान रखिएगा बच्चों, लास्ट ईयर के नोट्स आपको नहीं देखने हैं। हमें यहां पर टीचर नहीं बनना है, हमें 2021 में सिलेक्शन लेना है। तो हमें मालूम है क्या हटाना है, क्या जोड़ना है। आपको बस 100% फेथ करते हुए हमारे दिए हुए काम को आपको करना है बस। तो ना पिछले साल के नोट्स पढ़ने हैं, ना पिछले साल की सीट लगानी है। इस साल के नोट्स पढ़ने हैं और इस साल की सीट लगानी है। ओके, अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। ओके, यहीं पर बेटा मैं अपने छात्रों को एक पॉइंट और पढ़ा देता हूं। बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी। बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी। पहला पॉइंट, बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी से हम लोग क्या करते हैं, देखिए। पहला पॉइंट, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी से। टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। Next point, he means bear. He consider all cycloalkane planar. He consider all cycloalkane planar, hence they all have एंगल स्ट्रेन। अभी अभी आपने देखा था, अगर साइक्लोहेक्सेन को भी आप प्लेनर मान लेते तो उसमें भी एंगल स्ट्रेन था। क्योंकि बेयर ने सभी साइक्लोएल्केन को प्लेनर माना, तो सभी साइक्लोएल्केन के अंदर एंगल स्ट्रेन होता है। जिस एंगल स्ट्रेन को आप कैलकुलेट कर सकते हो, अल्फा बराबर 1/2 रेगुलर एंगल ऑफ टेट्राहेड्रल माइनस एक्चुअल एंगल ऑफ साइक्लोएल्केन। ये देखिए, यहां पे अल्फा को हम लोग कहते हैं, अल्फा को हम लोग कहते हैं एंगल स्ट्रेन। थीटा आप कैसे निकालोगे, आप समझ गए होंगे। क्योंकि इन्होंने सबको प्लेनर माना था, तो थीटा निकालने का वही फार्मूला होगा, थीटा निकालने का वही फार्मूला होगा n-2 अपॉन n इंटू 180। ओके, अच्छा ना सुनना, एक सीधी सी बात है, डेविएशन जितना ज्यादा, मतलब एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा, और एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा, झटपटाहट जितनी ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी कम। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो एंगल स्ट्रेन है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन।
इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन, राइट। आइए बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी पर हम लोग एग्जाम्पल करें। इन्होंने सभी साइक्लोएल्केन को प्लेनर माना। अगर प्लेनर होगा तो सभी साइक्लोएल्केन में एंगल स्ट्रेन होगा। एंगल स्ट्रेन कैसे निकालते हैं? 1/2 नॉर्मल एंगल माइनस एक्चुअल एंगल ऑफ रिंग, और एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। आइए इसको मैं हटाता हूं, ठीक है, हटाता हूं। जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन एंड सो ऑन। प्लीज सब लोग सामने देखिए। अगर बात करूं मैं इनके एक्चुअल एंगल का, थीटा का, तो n-2 अपॉन n इंटू 180 से निकाल लो, 60 आएगा, 90 आएगा, 108 आएगा, 120, उसी फार्मूले से निकाला है। अच्छा भाई, अब हम लोग क्या करते हैं, इन सभी में अल्फा को कैलकुलेट करते हैं। कैसे? आइए 1/2 नॉर्मल एंगल 109.5 डिग्री। कैलकुलेशन को हल्का करने के लिए हम 110 ले रहे हैं, माइनस एक्चुअल एंगल 60। 110 में 60 गया 50, 50/2 25। मतलब साइक्लोप्रोपेन में जो एंगल स्ट्रेन है वो 25 डिग्री का होगा। यहां पर निकालिए 1/2 110 माइनस 90, 20/2 10 डिग्री का होगा। यहां पर निकालिए 1/2 110 माइनस 108, 1 डिग्री का होगा। यहां पे निकालिए 110 माइनस 120, माइनस का 5 डिग्री का होगा। अगर मेरे छात्र ध्यान से देखें तो साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोपेंटेन की तरफ जाने पर एंगल स्ट्रेन कम हो रहा है। एंगल स्ट्रेन अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। एंगल स्ट्रेन डेविएशन फ्रॉम रेगुलर एंगल जितना कम होता जाएगा, झटपटाहट जितनी कम होती जाएगी, स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। साइक्लोपेंटेन के आगे जाने पर एंगल स्ट्रेन आप सोच रहे होंगे घट रहा, नहीं बेटा। हमें एंगल स्ट्रेन के साइन से कोई मतलब नहीं होता। डेविएशन पॉजिटिव हो या डेविएशन नेगेटिव हो, डेविएशन होता है। ओके, हमें नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड एंगल स्ट्रेन का बढ़ रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। और आगे जाओगे एंगल स्ट्रेन और बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी और कम होती जाएगी। मतलब अकॉर्डिंग टू बेयर, जिन्होंने सभी साइक्लोएल्केन को प्लेनर माना, उनके अकॉर्डिंग साइक्लोपेंटेन इज द मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन। यस, thus according to Bayer, cyclopentane is the most stable cycloalkene. Yes, thus according to Bayer, cyclopentane is the most stable cycloalkane। क्योंकि साइक्लोपेंटेन में एंगल स्ट्रेन आप देख सकते हैं सबसे कम है, और जब एंगल स्ट्रेन सबसे कम होगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ध्यान रखिएगा, बेयर ने सभी साइक्लोएल्केन को प्लेनर माना था, इसलिए उनके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा। ठीक है, अच्छा भाई, लिख लो।
ओके, अब सुनना। बेयर भैया बड़े होशियार, सारे साइक्लोएल्केन को प्लेनर मान लिया, एंगल स्ट्रेन निकाल डाला, स्टेबिलिटी बता दी, ठीक है भैया। लेकिन मेरे स्टूडेंट दिमाग पर जोर डाल के बताए, क्या वास्तव में साइक्लोएल्केन प्लेनर होते हैं? नहीं। अभी अभी आपने साइक्लोहेक्सेन को देखा था कि इस फॉर्म में तो इसका एक मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये सब के सब नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर्स अडॉप्ट कर लेते हैं। एंड ऑल नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर्स आर यूजुअली, नॉट ऑलवेज, यूजुअली फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन। मतलब ये जो इन्होंने फंडा बताया है, कहीं ना कहीं ये फंडा गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ है, क्योंकि साइक्लोएल्केन प्लेनर हो ही नहीं सकते, और बेयर ने तो इनको प्लेनर मान के बता दिया। तो आओ बेयर की इस थ्योरी को रियलिटी से कंपेयर करें। आओ, इन रियलिटी देखो वास्तविकता क्या है। तो वास्तविकता ये कहती है कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन is directly proportional to ring size. This is reality. बेयर ने तो एज्यूम किया कि सारे के सारे साइक्लोएल्केन प्लेनर होते हैं, तो उन्होंने एंगल स्ट्रेन के बिहाफ पर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दिया। ये वास्तविकता क्या है? क्या सारे साइक्लोएल्केन प्लेनर होते हैं? नहीं। इसका मतलब ये ऑर्डर कहीं ना कहीं गलत है। तो रियलिटी कहती है कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिंग साइज। मेरे पास जगह नहीं है, आप इसी के नीचे लिख लें। ध्यान लीजिए, मान लीजिए इसके नीचे हम इतना रब करके लिख रहे हैं, इसके नीचे, ठीक है, ये रब कर रहे हैं, ओके। ध्यान लग रहा है, ये बेयर वाला है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये बेयर वाला है। अब इसके नीचे हम लिख रहे हैं। तो रियलिटी क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिंग साइज। इसके नीचे लिखिएगा, मतलब साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन और साइक्लोऑक्टेन। तो अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो जैसे जैसे रिंग का साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। बस एक पॉइंट याद रखिएगा कि साइक्लोहेक्सेन इज एक्सेप्शनली मोस्ट स्टेबल। साइक्लोहेक्सेन इज एक्सेप्शनली मोस्ट स्टेबल। अर्थात अगर ऑप्शन में साइक्लोहेक्सेन है तो ये मोस्ट स्टेबल लगाना, लेकिन अगर साइक्लोहेक्सेन ना हो तो जिसका साइज सबसे बड़ा उसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा। दिस इज रियलिटी। तो अगर मैं अपने छात्रों से कहूं कि बेयर की इस थ्योरी को जरा रियलिटी से कंपेयर करो, बताओ कहां तक ये दोनों थ्योरी सेम रिजल्ट दे रही हैं, तो ध्यान से देखें, साइक्लोपेंटेन तक ये दोनों थ्योरी सेम रिजल्ट दे रही हैं। तो क्या आज मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी इज वैलिड अप टू साइक्लोपेंटेन, क्योंकि उसके आगे बेयर के रिजल्ट कुछ और है और रियलिटी के रिजल्ट कुछ और है। मतलब उसके आगे बेयर के रिजल्ट गलत है, तो हम ये कह सकते हैं कि बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी इज वैलिड अप टू साइक्लोपेंटेन। राइट बेटा? यस। तो उसी के नीचे लिखेंगे, दस बेयर
theory is valid up to cyclopentane. ओके, तो यहां से ये लास्ट पॉइंट निकल कर आया कि बेयर थ्योरी इज वैलिड अप टू साइक्लोपेंटेन। ओके, आइए आपने ये जो बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी, इससे देखिए क्या क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं। एक बार रिव्यू देख लीजिए, इसको लिख लो। लिख लिया? देखिए एक बार पेन बंद करिए और सामने देखिए। बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। इन्होंने साइक्लोएल्केन को प्लेनर माना और एंगल स्ट्रेन के बिहाफ पर स्टेबिलिटी को कंपेयर किया। एंगल स्ट्रेन का फार्मूला है 1/2 रेगुलर एंगल माइनस एक्चुअल एंगल। साइक्लोपेंटेन तक स्टेबिलिटी बढ़ती है, फिर स्टेबिलिटी घटती है। मतलब अकॉर्डिंग टू बेयर साइक्लोपेंटेन इज मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन। बट व्हाट इज रियलिटी? तो अकॉर्डिंग टू रियलिटी साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन। और अगर ये ऑप्शन में ना हुआ तो जितना बड़ा उसका साइज होगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो यहां से रिजल्ट निकल कर आया कि बेयर थ्योरी इज वैलिड अप टू साइक्लोपेंटेन। ओके, अगर समझ में आया है तो ये देखिए, मैं 2-3 सवाल कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन अकॉर्डिंग टू बेयर इज। ये इन्होंने ऑप्शन में अकॉर्डिंग टू बेयर बोल दिया। इन्होंने ऑप्शन में बेयर बोल दिया और बेयर के अकॉर्डिंग आपको मालूम ही है साइक्लोपेंटेन इज मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन। दूसरा क्वेश्चन समझिएगा, मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन इज। अब देखिए इन्होंने बेयर नहीं बोला, मतलब हम लोग बात करेंगे रियलिटी की, और रियलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है साइक्लोहेक्सेन। और अगर वो ऑप्शन में ना हो तो जिसका साइज सबसे बड़ा उसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा। तो अब हम लोग टिक करेंगे साइक्लोऑक्टेन। क्वेश्चन यही रखते हैं, ऑप्शन बदल देते हैं। आप देख रहे हैं एग्जामिनर ने बेयर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तो रियलिटी की बात करेंगे और रियलिटी कहती है मोस्ट स्टेबल इज साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि ऑप्शन में साइक्लोहेक्सेन है तो वो टिक करेंगे, और अगर साइक्लोहेक्सेन ना होता तो जिसका साइज सबसे बड़ा वो टिक करते। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी पर, और इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म खत्म होता है, रोटामर्स खत्म होता है। अब आप ये वीडियो देख रहे होंगे संडे को 5 से 7:30 बजे तक। हम जब संडे को आप ये देख लेंगे तो HW आपको मालूम ही है, मैंने बोला है IUPAC के नोट्स अच्छे से रिवाइज करके आना है, और आइसोमेरिज्म मैं जितना पढ़ा दूंगा उसको रिवाइज करके आना है। मंडे को आप लोग पढ़ेंगे
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मंडे को पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा बेटा, लास्ट ईयर के नोट्स नहीं देखने हैं, लास्ट ईयर की सीट नहीं लगानी, इस साल के नए नोट्स बनाने हैं और इस साल की नई सीट सॉल्व करनी है। हमारा मकसद टीचर बनना नहीं है, हमारा मकसद है 2021 नीट। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हम लोग मंडे को विद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके भाई, थैंक यू।